पिछले पीरियड में मैंने आपको डार्विनिज्म बताया था, आज अपने को पढ़ना है नियो डार्विनिज्म या मॉडर्न Yes, sir. सिंथेटिक थ्योरी जिसको बोलते हैं। तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज नोन एज मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी या और डार्विनिज्म। इसको इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले दिया था जूलियन हक्सले ने। ये टीएच हक्सले जो उसके डार्विन के जो मित्र थे उन्हीं के परिवार से ही थे। इसने पुस्तक जो लिखा था वो पुस्तक का नाम था इवोल्यूशन द मॉडर्न सिंथेसिस। इसी के आधार पे मॉडर्न सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ये पुस्तक ये नया कॉन्सेप्ट दिया गया। दूसरा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो था थियोडोसियस डोब्झिन्स्की। इसने एक पुस्तक 1937 में लिखा था जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक है। इसमें एमएससी वाले जो होंगे वो एमएससी वाले स्पेशली उनको मैं ये कह रहा हूँ कि इस पुस्तक को मेरे पास भी है और अपनी लाइब्रेरी में भी है। ये दोनों पुस्तक इवोल्यूशन द मॉडर्न सिंथेसिस इसकी हक्सले की और जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ लेना। ठीक है, तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसके। और तीसरा इसमें एक इम्पोर्टेंट नाम था, वो इम्पोर्टेंट नाम था स्टेबिन का। ठीक है, आगे देखेंगे अपन इसको। तो डोब्झिन्स्की ने ही ये शब्द कहा था। आपको ध्यान होगा मैंने सबसे पहले पीरियड में कहा था कि नथिंग इन द बायोलॉजी एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। बायोलॉजी में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन यानी कि जैविक खुद विकास के बिना संभव हो। ठीक है, जीव विज्ञान में कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि कोई भी ऐसा जीव नहीं है, जीव विज्ञान उसके बिना संभव नहीं है। और ये इसने कहा था किसने, डॉक्टर स्किनर। बहुत इसका इम्पोर्टेंट वो था। तो ये जो था इस सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी, कल मैंने जैसे आपको बताया था कि मेंडेलिज्म मतलब लेमार्किज्म, डार्विनिज्म और मेंडेलियन। ठीक है ना, ये चीजों के ऊपर में मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था कि लेमार्क ने सबसे पहले ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को इस्टेब्लिश किया था, डार्विन ने उसका एक्सपांशन किया था और मेंडल ने उसका रीजन बताया था। और उसके बाद आगे चल करके हम देखते हैं कि जो वो हैं अपने डीएनए की खोज वाले जो हैं वाटसन, क्रिक एंड विल्किंस, उन्होंने जैसे डीएनए की खोज की, बाद में फिर जीन थ्योरी आई। तो ये सब चीजें जो हैं अल्टीमेटली बनी कहाँ पर, कहाँ पहुंची वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पे। इन सब चीजों को सब एक साथ जब इन सब चीजों को जब एक साथ समेकित रूप से जब देखा जाता है तो उसमें फिर ये होता है कि उसमें फिर ये होता है कि अगर जब समेकित रूप से देखा जाए तो अल्टीमेटली हम पहुंचते हैं कहाँ पर, जहां पर जीन थ्योरी पे पहुंचते हैं, जहां से इसका वेरिएशन स्टार्ट होता है ना। जीवों में भिन्नताएं प्रारंभ होती हैं। ठीक है, तो और यही आगे चल करके ये वेरिएशन जो होता है जब स्टेब्लिश होता है अकॉर्डिंग टू एडेप्टेशन वेरिएशन, मतलब वेरिएशन होता है। और उसके बाद फिर वो वेरिएशन जब स्टेब्लिश होता है तो फिर वो एक नई स्पीसीज बनता है। ठीक है, ये होता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, आगे हम देखते हैं। सर एक बार और सर। देखो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या है, अब सब चीजों को एक साथ समेकित करने की कोशिश करो। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है क्या वास्तव में, जीवों का क्रमिक विकास। पहले पीरियड से याद यस करो, सर। जीवों का क्रमिक विकास कि जब जीव सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनसे मल्टी सेलुलरिटी कैसे हुई और जो ऑर्गेनाइजेशन कैसे डेवलप हुआ, है ना। और वो ऑर्गेनाइजेशन से अलग अलग एडॉप्टेशन कैसे हुआ, जब एडॉप्टेशन से वेरिएशन कैसे आया, वेरिएशन आने के पश्चात वो जो वेरिएशन जब स्टेब्लिश हुआ तो नई प्रजातियों का विकास हुआ। दैट इज इवोल्यूशन। So, yes sir. All these phenomena takes place only in the gamete or genetic, it takes place only by the genetical process। अगर ये जेनेटिकल नहीं है यानी हेरिडिटरी नहीं हो रही है तो इवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, याद रखना हमेशा। Yes sir. ठीक है, इवोल्यूशन तभी होगा जब उसमें नए जीन्स जो हैं, यानी जो जीन्स जो हैं, जीन्स का आपस में कॉम्बिनेशन से नए कैरेक्टर का विकास होगा, तभी वो इवोल्यूशन होगा। ए सेक्सुअल Yes sir. रिप्रोडक्शन से कोई इवोल्यूशन नहीं होता। जैसे कि एक अमीबा जो है वो दो अमीबा में डिवाइड हो जाए सीधे सीधे, पैरामीशिया जो है वो सीधे सीधे दो पैरामीशिया में डिवाइड हो जाए, दैट इज नॉट एन इवोल्यूशन।
है ना। इवोल्यूशन तभी होगा जब रिकॉम्बिनेशन होगा, नए कैरेक्टर बनेंगे, जब नई चीज बनेगी तब तो इवोल्यूशन होगा, नहीं तो उसी चीज का रिपीटेशन यस हो रहा है और क्या हो रहा है ना, नया तो कुछ यस बन नहीं रहा है, ठीक है ना। तो नया कुछ बनेगा, नए लक्षण विकसित होंगे, नए लक्षण कब विकसित होंगे, जब रिकॉम्बिनेशन होगा, यानी रिकॉम्बिनेशन यानी नए लक्षणों का विकास होगा, नए लक्षण जब विकास होगा, बनेंगे तभी क्या होगा, नए लक्षणों के विकास, नए लक्षणों के विकास से ही इवोल्यूशन होगा। अब इसमें आगे इवोल्यूशन ईवी होगा। वॉक जो था उसने जो स्टडी में जो क्रेपिस प्लांट था उसके ऊपर स्टडी किया, डार्विनिज्म को बताया उसने, स्टेबिन ने वेरिएशन एंड इवोल्यूशन इन प्लांट बताया, है ना। रेंस ने ये बताया, तो जो मैक्रो और माइक्रो इवोल्यूशन था उसको बताया उसने, ठीक है। मायर ने established that modern synthetic theory is applicable to animal to 1963 में अर्नस्ट मायर जो था उसने, और ये अर्नस्ट मायर जो था उसने सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल जो स्पीशीज की जो स्पीशीज कॉन्सेप्ट है उसने अर्नस्ट मायर ने दिया था, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि वास्तव में नियो डार्विनिज्म या मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है क्या, बेसिक पोस्टुलेशन ऑफ नियो डार्विनिज्म और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। अब उसमें क्या क्या सिंथेटिक थ्योरी। ये आती है, वेरिएशन या जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन, एडाप्टेशन, नेचुरल सिलेक्शन, आइसोलेशन, हार्डी विनबर्ग लॉ या जेनेटिक इक्विलिब्रियम, सिविल राइट इफेक्ट और जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, स्पेशिएशन। जो इस अपने हमारे अभी क्लास में जो बीएससी वाले हैं इनको इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा सा लिखना है, एक एक पैराग्राफ या एक एक पेज का लिखना है केवल, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से ओके सर। सुनेंगे, नोट कर लेंगे, इसका वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा तो उसको वीडियो को पॉज कर करके उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। और जो एमएससी वाले हैं उनकी अलग से मैं इसकी क्लास लूंगा और उसमें इन चीजों को मैं बहुत डिटेल बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अब इसमें देखो जेनेटिक वेरिएशन या वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन है क्या चीज वास्तव में, कि यहाँ मैंने बताया कि जेनेटिक वेरिएशन वेरिएबिलिटी पहले अपन देख चुके हैं, इसीलिए मैंने सबसे पहले आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताया था कि पॉपुलेशन क्या चीज है, अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज अकर्स इन द स्पेसिफिक एरिया, एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाली इस प्रजातियों के जीवों की कुल संख्या, ठीक है। अब ये जो है एक जीन वो होता है, एक जीन पूल, एक पॉपुलेशन हमेशा एक जीन पूल होती है। अब इस जीन पूल में आपस में रेंडम मेटिंग होगी तो जिससे क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन हमेशा किस में होगा, ध्यान देना, ये रिकॉम्बिनेशन है। रिकॉम्बिनेशन दैट इज न्यू जीनोटाइप फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जेनेसिस, है ना। अब सेवरल टाइप, द प्रोडक्शन ऑफ जीन कॉम्बिनेशन, ध्यान रखना, जीन कॉम्बिनेशन, ठीक है। और उसके कारण क्या हुआ, टू डिफरेंट एलील। अब एलील क्या होता है, जीन का ऐसा जोड़ा जो सिमिलर ट्रेट वाला होता है, जैसे लंबाई का गुण, लंबाई यस। एक गुण है, ट्रेट है, उसमें छोटापन, लंबा, बौना, मध्यम, ये जो क्या हुए, कैरेक्टर हुए, ठीक है ना। तो जब दो एलील है, लंबेपन का एलील है, छोटे बौनेपन का एलील है, जिन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन से नया कैरेक्टर बनेगा, वो कैरेक्टर क्या होगा, जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ठीक है। यस। दूसरी चीज है रेंडम मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम टू पेरेंट, है ना, एक मेल एक फीमेल। जो मेल है, मान लीजिए हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। उसके गैमीट में कितने क्रोमोसोम होते हैं, स्पर्म और ओवम में 23, ठीक है। अब ये 23 जो क्रोमोसोम होते हैं तो इसमें जो एक्स और आवाज कम कर लो, हैं और सारे जितने भी आवाज कम कर लो, आवाज कम कर, हाँ, बीच में बातें नहीं करो। जा आवाज कम। अब यहाँ देखो कि एक मेल और फीमेल में जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग करने से क्या होता है, जब मियोसिस के दौरान, ठीक है, इस समय ये होता है कहाँ, गोनेड में। गोनेड में जब मियोसिस होती है, प्रोसेस होती है, ये फर्टिलाइजेशन से पहले की है, तो उसमें जो 46 क्रोमोसोम होते हैं वो आपस में पेयरिंग करते हैं, क्रॉसिंग ओवर होता है और जीन और रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन मतलब नए जीनों का निर्माण। जब एक कैरेक्टर दो कैरेक्टर आपस में मिक्स होते हैं तो तीसरा एक नया कैरेक्टर बनता है। मेंडलिज्म में ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो तीसरा एक नया कैरेक्टर बना,
तो वो नया कैरेक्टर, अब उसके बाद दोनों अलग हो गए, अलग होने के बाद मियोसिस कंप्लीट हुई, मियोसिस कंप्लीट होने के पश्चात स्पर्म या ओवम, अगर ओवरी है तो ओवम बनेंगे और टेस्टिस है तो स्पर्म बनेंगे। इस प्रकार से क्या हुआ कि इस प्रकार से क्या होता है कि उसमें जो नए कॉम्बिनेशन बने और नए कॉम्बिनेशन के कारण वहां पर क्या हुआ, फिर नए लक्षणों का विकास हुआ। अब जो जो संतति होगी, जो नई जनरेशन होगी, वो नई जनरेशन में नए लक्षण होंगे। ठीक है, तो वो नए लक्षण जो होंगे, अब ये लक्षण अगर इतने बड़े लेवल पे हुए, बड़े लेवल से मतलब माइक्रो इवोल्यूशन वाली स्थिति में, अब ह्यूमन बीइंग में होमोसेपियंस चले आ रहे हैं, होमोसेपियंस, ठीक है। लेकिन अगर यही होमोसेपियंस में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते गए, मैंने तो आपको इसीलिए शुरुआत में बताया था, स्पीसीज से सब स्पीसीज मतलब अंडर स्पीसीज लेवल पे जो इवोल्यूशन होता है, यानी कि सब स्पीसीज, वेराइटी, रेस, वेराइटी, है ना, ये जो बताया था, डीम, ये चीजों को मैंने आपको बताया था। तो ये जो वेरिएशन, ये जो धीरे 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 मतलब जो छोटे से डीम है, अब उसमें हम ये जैसे देखते हैं कि जो रेसेस हैं, डीम है, उनमें अलग अलग हमको दिखाई देने लगते हैं, है ना। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो वो है रशियन है वो अलग दिखते हैं, चाइनीज अलग दिखते हैं, इंग्लिश अलग दिखते हैं, ठीक है, जो निग्रो है वो अलग दिखते हैं, मंगोल्स अलग दिखते हैं, ये अलग अलग प्रकार के हमको लोग दिखाई, अलग अलग रेसेस हमको दिखाई देती हैं, उन रेसेस में नई नई वेराइटी दिखाई देती है। ये जो होता है, ये क्या हुआ कि अंडर स्पीसीज इवोल्यूशन हुआ। जब इस इवोल्यूशन से स्पीसीज लेवल का इवोल्यूशन, यानी होमो सेपियंस फॉसिलिस से होमो सेपियंस सेपियंस का जो विकास हुआ, तो वो एक सब स्पीसीज लेवल पे हुआ। ये हुआ क्या, माइक्रो इवोल्यूशन। इसी प्रकार से होमो हेबिलिस, देखो यहाँ होमो होमो ही है, ठीक है ना, लेकिन उस होमो हेबिलिस से होमो सेपियंस बना, तो ये क्या हुआ, ये भी एक माइक्रो इवोल्यूशन हुआ, लेकिन नई प्रजाति का विकास हुआ। ये वेरिएशन लगातार एक के बाद आया, तो नई प्रजाति का विकास हुआ। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। म्यूटेशन जो होता है उसमें अचानक परिवर्तन होता है, जिससे नए जिससे जो जो किन कारणों से हो सकता है, डिलीशन है, डुप्लीकेशन है, इन्वर्सन है, ट्रांसलोकेशन है, पॉलीप्लाइडी है, ये अलग से अपन जेनेटिक्स से म्यूटेशन को पढ़ते हैं, मैं इसलिए बहुत डिटेल नहीं बता रहा हूँ इसमें। तो इसके कारण क्या होता है कि नई प्रजातियों का विकास होता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा आता है नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ दूसरा एडॉप्टेशन को अभी फिलहाल मैं छोड़ दिया हूँ, उसको अगले पीरियड में बताऊंगा आप लोगों को मैं, क्योंकि वो थोड़ा और ज्यादा बड़ा है। नेचुरल सिलेक्शन के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब वो होता है कि जब बहुत सारे नए नए लक्षण विकसित होते हैं, तो उनमें से जो लक्षण सबसे ज्यादा एडॉप्टेड होते हैं, ठीक है, जो लक्षण सबसे ज्यादा अनुकूल होते हैं, जैसे जो वातावरण के अनुसार, वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढाल सकते हैं, वो लक्षण स्टेब्लिश होते हैं। शेष अन्य वहां से इरेडिकेट कर दिए जाते हैं, बाहर कर दिए जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, है ना। जो बाहर कर दिए जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं, जो रह जाते हैं वो आगे बढ़ते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हमेशा याद रखना, सर्वाइव कौन करेगा, जो फिट होगा। वो फिट जो होगा, फिट कौन होगा, जो अपने आप को सबसे ज्यादा अनुकूलित करेगा, ठीक है। एक एक बात को नोट करते जाओ आप लोग, कि जो सबसे ज्यादा अपने आप को अनुकूलित करेगा वो क्या होगा, फिट होगा, ठीक है ना। और जो फिट होगा वही सरवाइव करेगा, शेष अन्य बाहर कर दिए जाएंगे। ये इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो ये होता है नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आइसोलेशन। तो आइसोलेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि बहुत सारे प्रकार के आइसोलेशन हो सकते हैं। जेनेटिकल आइसोलेशन होता है, ज्योग्राफिकल होता है, बायोलॉजिकल होता है, एनाटॉमिकल होता है, मॉर्फोलॉजिकल होता है, बिहेवियरल होता है, टोपोग्राफिकल होता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के ढेर सारे। आइसोलेशन का मतलब यह है कि कोई भी किसी एक प्रजाति में, ध्यान रखना एक प्रजाति, यहाँ पर पॉपुलेशन हम कर रहे हैं, है ना, पॉपुलेशन में नहीं होगा आइसोलेशन, फिलहाल पॉपुलेशन नहीं होगा, प्रजाति में होगा। अगर पॉपुलेशन में आइसोलेशन हो रहा है तो वो दो अलग अलग पॉपुलेशन बन जाएगी, ठीक है। एक पॉपुलेशन में आइसोलेशन होने से दो पॉपुलेशन बनती है, एक प्रजाति में आइसोलेशन होने से दो प्रजाति नहीं बनती, ध्यान रखना, वो सब स्पीशीज पहले बनेगी बात। तो जब उसमें किसी कारण से आपस में प्रजनन नहीं हो पा रहा है, जैसे कि बीच में कोई रिवर बन गई, ओशन आ गया, कोई माउंटेन आ गया,
इस प्रकार से, या उनमें फिजियोलॉजिकल चेंज आ गए, या जैसे कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस जैसे कि जो फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन है उसमें सिर्फ एक अमीनो एसिड चेंज हो गया बस, वो फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग क्या होगा, ये आपस में रिएक्ट नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा यानी रिप्रोडक्शन नहीं होगा, हो गया आइसोलेशन। बिहेवियरल चेंज हो गया, कौवे हैं, दो कौवे आपस में मेटिंग नहीं कर रहे हैं, आपस में लड़ लिए कौवे, दुश्मनी हो गई दोनों में, दोनों में कौवों में बातचीत बंद हो गई, अब वो मीटिंग नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, वो भी आइसोलेशन हो गया, बिहेवियरल चेंज हो गया। ऐसा नहीं होता है, ये मनुष्यों में होता है, ठीक है। लेकिन अब जैसे बहुत समय तक के कौवे एक दूसरे से दूर दूर है, लंबे समय तक के, तो उनमें बिहेवियरल चेंज हो सकता है, एनाटॉमिकल मॉर्फोलॉजिकल चेंज हो सकता है। ये पिछले पीरियड्स में हम सारी चीजों को पढ़ चुके हैं। तो आइसोलेशन होने से, लगातार बहुत समय तक की रिप्रोडक्शन नहीं होने से क्या होता है कि फिर उनमें जो 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 जेनेटिकल आइसोलेशन हो जाने के कारण एक दूसरे की जो प्रजातियां होती है वो एक दूसरे से भिन्न भिन्न होने लगती है, ठीक है। तो ये होता है आइसोलेशन। आइसोलेशन के बाद नेक्स्ट है हार्डी विनबर्ग लॉ और जेनेटिक इक्विलिब्रियम। मैं आज जो हार्डी विनबर्ग लॉ मैं बहुत थोड़ा सा बताऊंगा, डिटेल जो इसकी और भी आगे की जो स्लाइड्स हैं वो मैं एमएससी वालों को बताऊंगा। हार्डी विनबर्ग लॉ जो बीएससी वालों के लिए है वो एक दो स्लाइड का ही है इंपॉर्टेंट, जिसको कि नोट कर लेंगे आप लोग। ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। हमेशा ये कह सकते हो कि हार्डी विनबर्ग लॉ जो है वो एक पॉपुलेशन या एक स्पीसीज के लिए बफर का काम करता है। अब बफर किसको बोलते हैं? बफर देखो, एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं, कि एक घर के ऊपर एक टंकी है, ठीक है। उस टंकी में एक नल लगा हुआ है जिससे टंकी भरती है, और एक आउटलेट है जिससे कि पानी बाहर निकलता है, ठीक है। तो अब इसमें से जितना पानी बाहर निकल रहा है जितना, और उतना ही पानी अंदर आ रहा है, तो क्या होगा, वो टंकी हमेशा एक निश्चित लेवल पे बनी रहेगी, ठीक है। ना कम होगा ना ज्यादा होगा पानी। मान लीजिए 1 मिनट में अगर 1 लीटर उससे पानी निकल रहा है और 1 लीटर पानी भर रहा है, तो टंकी का लेवल हमेशा उतना ही रहेगा, ठीक है, कम नहीं होगा। तो ये हो गई बफर कंडीशन। हमारे शरीर में हमारा जो रक्त होता है वो 7.6, 7.8, 7.9 के आसपास उसका पीएच रहता है, तो वो हमेशा क्या रहता है, उतना ही रहता है, कम ज्यादा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पर ऐसे कुछ एजेंट्स होते हैं, जैसे बाइकार्बोनेट आयन वगैरह जैसे एजेंट होते हैं जो उसके पीएच को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो बफर उसको बोलते हैं जो एक यथा स्थिति को बनाए रखे, वो होता है बफर। हार्डी विनबर्ग लॉ जो होता है वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम को प्रदर्शित करता है, जिसका मतलब ये है कि एक प्रजाति जो है या एक पॉपुलेशन जो है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इन अ लार्ज रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन द प्रपोर्शन ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन प्रेजेंट टेंड टू रिमेन कांस्टेंट। ध्यान रखना, यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो है कांस्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ये है, जो जीन जो है ना, जो डोमिनेंट और रिसेसिव जीन है वो एक कांस्टेंट कंडीशन में है, बने हुए हैं, ठीक है। जब तक कि उसमें कोई बाहरी फोर्स, एक बात इस बात का भी ध्यान रखना कि जब तक कि उसमें कोई बाहरी फोर्स काम ना करे। अब बाहरी फोर्स क्या क्या हो सकता है? म्यूटेशन हो गया तब क्या होगा? म्यूटेशन एक एक्सटर्नल फोर्स है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा तुमको बताऊंगा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़े हो आप लोग, सब लोग फिजिक्स में। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई वस्तु अपने स्थान पर तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स न लगाए। अब यहाँ पर मान लीजिए जैसे एक डस्टर रखा हुआ है, ये डस्टर अपनी जगह पे अनंत काल तक रह सकता है जब तक कि उसको वहां से हटाया ना जाए। हटाने का मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, तो ये क्या होगा, उसको उसकी व्यवस्था होगी, ठीक है। तो ये होता है हार्डी विनबर्ग लॉ में, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे तब तक के वो जो पॉपुलेशन जो होती है उसका जेनेटिक कंपोजिशन जो होता है वो इक्विलिब्रियम यानी कि कांस्टेंट कंडीशन में होता है। इफ द प्रोपोर्शन ऑफ जीन फॉर्म इन अ पॉपुलेशन डू नॉट चेंज द रेट ऑफ इवोल्यूशन विल बी 0, क्योंकि जब तक के जो जीन का कॉम्बिनेशन है वो चेंज नहीं होगा तब तक के इवोल्यूशन नहीं होगा। ध्यान रखना, मैंने क्या कहा, रिकॉम्बिनेशन होने से नए कैरेक्टर बनते हैं, नए कैरेक्टर स्टेब्लिश होते हैं,
तो वो नए प्रजातियों का विकास होता है। जब नई प्रजातियों का विकास होगा तभी तो इवोल्यूशन कहलाएगा। अब वो वही का वही अगर बना रहेगा तो इवोल्यूशन कैसे कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। तो जब तक के अगर पॉपुलेशन में ये बताता है कि इवोल्यूशन क्यों नहीं होता है, इस चीज को बताता है हार्डी विनबर्ग लॉ। ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए इतना काफी है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चाहो तो आप ये जो फार्मूला लिखा हुआ है इस फार्मूले को नोट कर लो। ये यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि यदि दो एलील हैं, ए कैपिटल ए और स्मॉल ए, है ना, जो एक ही जीन पे है, तो उससे 3 प्रकार के जीनोटाइप संभव होंगे। कौन कौन से? कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, और स्मॉल ए, यानी दोनों डोमिनेंट, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी को हम ए को कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी को मतलब ए की फ्रीक्वेंसी को पी से और क्यू से, मतलब कैपिटल ए की पी से और स्मॉल ए की क्यू से अगर हम उसको शो करते हैं तो इसका जो फार्मूला होगा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये उसका ये उसकी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होगा। ठीक है, और इसमें यदि एलील जो है 3 एलील है, कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3, तो उनकी फ्रीक्वेंसी PQR। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि इसका जो हम कैलकुलेशन करते हैं P प्लस Q प्लस R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर A1 कैपिटल A1 प्लस Q का स्क्वायर कैपिटल A2 प्लस R का स्क्वायर कैपिटल कैपिटल A3 प्लस 2pq कैपिटल A1 कैपिटल A2 2pr कैपिटल A1 कैपिटल A3 और 2qr कैपिटल A2 और कैपिटल A3। ध्यान रखना है इसमें कि यहाँ पर हमने क्या क्या लिया है, किसके लिए क्या लिया है। ठीक है, कैपिटल ए हमने लिया है पी के लिए और क्यू के लिए हमने स्मॉल ए के लिए हमने लिया है क्यू। ठीक है, A1 A2 और A3 के लिए हमने लिया है PQR, यानी A1 शो करता है P को, Q शो करता है A2 को और R शो करता है A3 को। इसके अनुसार आप इस फार्मूले को लिखेंगे। इस फार्मूले को लिख देना बस हो गया, और इज इक्वल टू 1 करना है। ठीक है, 1 यानी जैसे 10/10 कितना हुआ आंसर उसका? 1। ठीक है, 1/1 बराबर 1। ठीक है, तो ये जो इस प्रकार से जो वो होती है कि हार्डी विनबर्ग लॉ हमको ये बताता है कि किसी एक पॉपुलेशन में यदि एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो वो पॉपुलेशन रैंडम मेटिंग कर रही हो, पॉपुलेशन बड़ी हो, ध्यान रखना यहाँ पर पॉपुलेशन बड़ी है तो क्या होगा कि वहां पर जो इवोल्यूशन के जो रेट ऑफ इवोल्यूशन वो 0 होगा। ठीक है, यानी वहां पर इवोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ये फार्मूला है, काफी डिटेल इसमें, ये एमएससी वालों के लिए, तुम लोगों के लिए नहीं है। लास्ट में आप ये लिख देना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ मेटिंग इज द सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द जीनोटाइप ऑफ टू मेटिंग इंडिविजुअल। कि जो द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ मेटिंग, अगर किसी एक विशेष प्रकार की मेटिंग होती है उसमें ये जो जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी होती जो है ना, सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप ऑफ टू मेटिंग इंडिविजुअल, जो उसकी जो दोनों जो इंडिविजुअल हैं जिनकी आपस में मीटिंग कराई जा रही है ना, उनकी फ्रीक्वेंसी के समान होगी। ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो देयर इज नो जीन म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन एंड पॉपुलेशन आर वेरी वेरी लार्ज। जब कोई बहुत बड़ी जनसंख्या होगी तो वहां पर क्या होगा कि म्यूटेशन नहीं होगा, क्योंकि अब इसमें ये देखो 10 लोग हैं, 10 में हम हर एक का नाम जानते हैं। ठीक है, लेकिन अब 400 लोग हैं तुम्हारी क्लास में, मैं 400 लोगों का नाम तो नहीं जानता, नहीं तुम खुद अपने सारे अपने क्लासमेट्स को जानते हो, 2-4 तुम्हारे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको जानते हो, बाकी लोगों को नहीं जानते हो। ठीक है ना, तो यही चीज यहाँ भी लागू होती है कि अगर एक पॉपुलेशन बड़ी है तो वहां पर क्या होगा, इवोल्यूशन होने की संभावना बहुत कम होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है सिविल राइट इफेक्ट या जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये इसको मैं अगली क्लास में आपको लूंगा मैं, क्योंकि अब उतना समय बचा नहीं, 3-4 मिनट में ये होगा नहीं, इसको समझाना पड़ेगा मुझे। ठीक है।